हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वीं का भूगोल, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 1 है संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर को हम जो है सो 3 भाग में पढ़ेंगे। मतलब पहले हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस पीछे साल पूछे जा चुके हैं उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पहली भाग की बात करें तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, इसके साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर को भी हम समझ लेंगे और सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं वो भी हम समझते चलेंगे। सब्जेक्टिव को ख़त्म करने के बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे और उसके बाद लास्ट में वीडियो के ख़त्म होते होते हम आपको बताएंगे कि पिछले साल कितने क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे और किस प्रकार से पूछे गए थे। तो पूरा चैप्टर्स पढ़ने के बाद लास्ट में आपको ये आइडिया लगेगा कि हम चैप्टर जब पढ़ लेते हैं तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कर पाते हैं या नहीं। तो वीडियो में आए हैं तो एंड तक बने रहिएगा। आज इस वीडियो से आपको 2 चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ज्योग्राफी अगर आप पढ़े हैं तो आपको किस हद तक समझ में आया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लायक आप है या नहीं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। दृष्टि से ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही और साथ ही साथ आपके जीवन की दृष्टि से भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। भूगोल आपको ये सिखाता है कि हमारे चारों ओर क्या क्या चीज़ें हैं और पहले से यहाँ क्या मौजूद थी और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या क्या अवेलेबल हैं और आने वाले समय में क्या क्या नहीं रहेंगे। ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है? भूगोल बताता है। तो भूगोल को पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप दिनचर्या में अपने कामों को समय देते हैं, सेम उसी प्रकार से भूगोल भी है। तो मौका मिला है आपको, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम यहाँ पर नोट्स के माध्यम से आपको बताते चलते हैं कि आप किस प्रकार से इस चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर ना हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको समझाते चलेंगे। इस प्रकार से दोनों चीज़ आपका एक साथ हो जाएगा। एक तो सबसे पहले ये बुक को समझना और दूसरा क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा मैटर करता है एग्जाम के ऊपर, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ना समझना है और इसे समझ करके जाना है और नोट्स एक अपना ज़रूर बना लेना है। इससे क्या होगा, आपकी सारी चीज़ साथ ही साथ क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ यहाँ पर हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है जो चैप्टर के ही नाम पर, संसाधन किसे कहते हैं। ओके, संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में, उत्तर समझिएगा, हमारे पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है उसे हम संसाधन कहते हैं। फिर से हम पढ़ते हैं, क्या कहता है? संसाधन किसे कहते हैं। क्वेश्चंस कुछ भी बदल सकता है। संसाधन क्या है, संसाधन से आपका क्या तात्पर्य है, सबका मतलब एक ही होता है। आइए उत्तर को ऐसे ही लिखना है, हमारे पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु, हर वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को यानी कि जरूरतों को पूरा करने में उपयोग की जाती हो उसे हम संसाधन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे में एग्जाम्पल में है जल, वायु, अग्नि, गाड़ी, मोटर, टीवी, एसी, मोबाइल। कहने का मतलब ये है कि संसाधन हम उसे कहते हैं जो हमारे जीवन में जरूरी चीज़ें होती है और हमारे जीवन जीने के लिए वो चीज़ों का उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर ना हमने बहुत कम एग्जाम्पल लिखा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे ना तो ये एग्जाम्पल खुद से भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? आशा है ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। नॉर्मल भाषा में यही याद रखना है कि हमारे जीवन में जो चीज़ें हमारे जीने के लिए ज़रूरी होती है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। ये डेफिनेशन है आसान भाषा में। बाकी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो लिखना कैसे है, तो 3 लाइन का हमने आपको सजा के आंसर दिया है। आप इसे अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, समझ सकते हैं और एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं। 1 या 2 नंबर का सवाल आता है, अगर आप इतना याद कर लेते हो, आपके दिमाग में बैठा लेते हो, तो ये 1 नंबर या 2 नंबर आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा अभी से। जी हाँ, चलिए अब आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बुक में जिस प्रकार से दिया है ना उस प्रकार से हमने आपको दिया है और ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं ना वो सारे पूछे गए हैं किसी ना किसी साल। तो ओके, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना कोई भी चीज़ को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, संसाधनों को कुल कितने भागों में बांटा गया है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी जरूरी है और सब्जेक्टिव के लिए भी जरूरी है। तो संसाधनों को कुल 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 संसाधन कौन कौन से हैं?
पहला तो क्वेश्चन ये हो गया कि संसाधनों को कुल कितने भागों में बांटा गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है तो संसाधनों को कुल 4 भागों में बांट दिया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा 1 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में। तो आंसर क्या होगा, 4 भागों में संसाधनों को बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास स्तर के आधार पर। अब ये जो चारों है ना, इनके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। आइए वो किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें भी हम करते हैं। तो ये है क, ख और ग और घा, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। आइए जैसे देखते हैं यहाँ पे का नंबर पे क्या दिया हुआ है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया। अच्छा, फिर से उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है, जैव संसाधन, और दूसरा क्या है, अजैव संसाधन। ओके, अब क्वेश्चंस क्या बनेंगे, देखिए यहाँ पे जैव संसाधन किसे कहते हैं, ये एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है, जैव संसाधन, और दूसरा क्या है, अजैव संसाधन। अब दोनों से क्वेश्चंस भी बनेंगे कि जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बन चुका है, जैव संसाधन किसे कहते हैं। ओके, आइए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है वैसे संसाधन, यहाँ संसाधन होगा, आधा लिखा हुआ, पूरा लिखना आप। वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से हुई हो तथा जिनमें जीवन व्याप्त हो, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। ओके, बहुत अच्छी आंसर है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, जानवर, पक्षी, सरीसृप इत्यादि, ये सब कैसे संसाधन है, जैव संसाधन। जिसमें जीवन व्याप्त होती है, जो जीवित हो, उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। इजी है, एकदम नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है क्या, अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर भी एकदम सेम उसके अपोजिट है, जिसमें जीवन नहीं होता उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, आंसर है वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या देंगे, जैसे कोयला, इसमें जान नहीं होता है, पेट्रोलियम जान नहीं होता है, खनिज, कॉपी, पेन, घड़ी, मोबाइल, टीवी, भूमि, जल, सूर्य का प्रकाश, हवा इत्यादि, ये सब वैसे संसाधन हैं जिसमें से जीवन व्याप्त नहीं होता है, सांसें इसमें नहीं चलती है, इसीलिए इसे अजैव संसाधन कहते हैं। देखिए यहाँ से ना ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा अजैव है, तो 3 आपका जैव डाल देगा, जैसे घोड़ा, मनुष्य, पेड़, और 1 डाल देगा कोयला। तो कोयला में आपको टिक लगाना है, क्योंकि कोयला क्या है, अजैव संसाधन है। ओके, रटना नहीं है इसे, बस दिमाग में समझना है कि अजैव में क्या होती है, सांसें नहीं चलती, उसमें जान नहीं होती है। और जैव में क्या होता है, जैव में जीवन व्याप्त होता है, उसमें जीवन मौजूद होता है, वो जीवित होते हैं, जानवर, मनुष्य, पक्षी, सरीसृप, पेड़ पौधे, ये सब जीवित होते हैं, इसलिए इसे जैव संसाधन कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे, और इस पे क्या है भैया, खा नंबर वाला में समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, आप जब शुरू वाला पेज में पढ़े आप, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था क्या, संसाधन किसे कहते हैं। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे आए तो संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। अब आप देखोगे बुक में भी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, कि संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। और वो 4 भाग कौन से हैं, उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व और विकास। आप आगे गए तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। फिर समाप्यता के आधार पर आप देखोगे तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। फिर स्वामित्व के आधार पर आओगे तो फिर इसे भी 4 भागों में बांटा गया है, और विकास स्तर के आधार पर आओगे तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में, समाप्यता के आधार पर 2 भागों में, और स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में, और विकास स्तर के आधार पर भी 4 भागों में। तो उत्पत्ति के आधार पर अभी 2 भाग आपने पढ़ लिए, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब हम देखेंगे कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि समाप्यता के आधार पर, यानी कि समाप्यता के आधार पर संसाधन किसे कहते हैं। ओके, चलिए तो देखिए,
समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। कहते किसे हैं समाप्यता के आधार पर? वैसे संसाधन जो समाप्त होने वाले रहते हैं उसे समाप्यता के आधार पर संसाधन कहा जाता है। तो मोस्टली क्वेश्चन इससे ये बनता है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो पहला क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन, और दूसरा क्या है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन। क्वेश्चन इस पे बनते हैं क्या? नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहा जाता है? तो देखिए पूछ लिया है ना, यहाँ पे आंसर देंगे वैसे संसाधन जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं या जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स भी हैं इसके, देखिए सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। मतलब वे संसाधन जिनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और जिनका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते उसे अनवीकरणीय कहते हैं। तो उस पर भी क्वेश्चन बनता है, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? ओके, आंसर है वैसे संसाधन जिनका उपयोग केवल एक ही बार किया हो सकता है उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इजी है, सिंपल सी बात है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, किरोसिन तेल, डीजल, मोबिल। बताइए कोयला जब आप एक बार यूज कर लोगे तो फिर से कोयला आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पेट्रोल एक बार यूज आप कर लोगे तो क्या फिर से वही पेट्रोल को आप यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो जब भी कोई चीज ऐसा खनिज जिसे हम एक बार यूज कर लेंगे और दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। और जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं एक बार से ज्यादा उसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे नवीकरणीय संसाधन में क्या आ जाता है? जैसे जल आ जाता है, पानी आ जाता है ना, पानी, हवा। इसे आप बर्फ बना लो, पानी बना लो, फिर से पिघला दो, फिर से बर्फ बना दो, फिर से पिघलाकर पानी बना दो, फिर से जमा कर बर्फ बना दो। पवन यानी कि हवा, हवा का हम बार बार यूज कर रहे हैं, सांसें छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, और इसका दोबारा यूज कर सकते हैं, है ना। इसे हम लोग इसे नवीकरणीय कहते हैं, और जिसे दोबारा यूज नहीं कर सकते उसे हम लोग अनवीकरणीय कहते हैं। आशा है कि अब समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं तीसरा संसाधन पे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। क्या है क्वेश्चन? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटा गया है। फिर से पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा क्या है? सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चारों जो है सो इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर है 4 भागों में। लेकिन कौन कौन सा? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। याद रहेगा, एक दो बार आप देखेंगे वीडियोज को, ये सब खुद से नोट्स करेंगे ना, एक बार में आपको याद हो जाएगा। और याद तो करना ही है क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम में जो बैठना है। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो किसी भी निजी व्यक्ति के स्वामित्व में आते हैं उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। मतलब जो जिसका पर्सनल हो किसी का, उसे हम लोग व्यक्तिगत कहते हैं, है ना। जैसे भूमि यानी कि जमीन किसी पर्सनल व्यक्ति का होता है, आपके मम्मी पापा का भी होगा, आपके दादाजी का होगा, आपके पापा का होगा, आपके चाचा का जमीन होगा। तो वैसे संसाधन जो कोई एक व्यक्ति के निगरानी में होता है उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे घर, बगीचा, चारागाह, दुकान, मोटर गाड़ी, ये सब है व्यक्तिगत संसाधन जो किसी एक अकेला आदमी का होता है। ओके, आशा है कि व्यक्तिगत संसाधन आपके क्लियर हो गए होंगे। हाँ, इसको आप नोट कैसे करेंगे? पहले वीडियो खत्म होने दीजिए, फिर आप इसे समझ लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को रोक करके नोट्स कर सकते हैं, या तो इसका PDF आप हमसे ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या फिर एक और तरीका है, व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसका PDF भी ले सकते हैं। एक और तरीका है PDF लेने का, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संसाधन किसे कहा जाता है? आंसर है वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व समाज के सभी लोगों के पास होती है उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं।
मतलब जिसका मालिकाना हक सबका, समाज में जितने लोग हैं सबके पास हो, उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। पूरा इजी है। जैसे गांव का मंदिर, अब बताइए गांव का मंदिर जो है उस पे सबका अधिकार होता है, ना किसी एक पे अधिकार होता है। गांव का अगर मंदिर है तो गांव के सारे लोग वहां पे पूजा करने जा सकते हैं, वहां जाके बैठ सकते हैं, कीर्तन भजन कर सकते हैं। ओके, किसी अकेला व्यक्ति का नहीं होता है वो। तो जो सबका होगा समाज में उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। फिर गांव का तालाब, सबको नहा सकता है, सबको वहां जाके कपड़े धो सकता है, सबको वहां के पानी से सिंचाई कर सकता है। गांव का कुआं, खेल का मैदान, सड़कें, रेल, स्कूल, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन है, जो जिसमें सभी लोगों का हक होता है। यहाँ पे वही लिखा गया है, एकदम आसान भाषा में लिखा गया। आप इसे अपने भाषा में लिख करके नोट कर लेंगे, आपके एग्जाम में लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहा जाता है? आंसर है, राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी देश की सीमाओं के भीतर स्थित होते हैं। मतलब राष्ट्रीय संसाधन मतलब क्या होता है कि देश के अंदर वाला, ना कि देश के बाहर वाला, और जिनका उपयोग उस देश के नागरिकों द्वारा किया जाता है, उसका उपयोग देश के विकास और कल्याण के लिए किया जाता है, उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण क्या है भाई साहब? कोयला, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, नदियां, झीलें, जलाशय, पेट्रोलियम, पहाड़, पर्वत, समुद्र तट इत्यादि। मतलब भारत देश के अंतर्गत वे सारी चीजें जो देश के नागरिकों के द्वारा यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है। समुद्र तट से 200 समुद्री मील यानी कि 370 किलोमीटर तक का क्षेत्र भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब समुद्र में अगर पानी बह रहा है तो 370 किलोमीटर तक का पानी भारत के क्षेत्र में आएगा, और 370 किलोमीटर तक का एरिया में अगर सोना निकले या मछली बड़ी बड़ी हो तो वो किसका एरिया में आएगा? भारत के एरिया में आएगा, ना कि विदेशों के एरिया में। 370 किलोमीटर के बाद अगर जो भी निकले तो वो भारत का अंतर्गत नहीं होगा, फिर वो दूसरा देश में चला जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अब हम चलते हैं अगला, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहा जाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, वे संसाधन जिनका संचालन एवं स्वामित्व का अधिकार अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है, उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे किसी भी तटरेखा से 200 समुद्री मील के आगे का क्षेत्र पृथ्वी का वायुमंडल, अंतरिक्ष, ग्रह, सौरमंडल, महासागर इत्यादि, ये सब अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। कहने का मतलब ये है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन मतलब क्या? देश का और विदेशों का। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, यूरोप, अमेरिका, अटलांटिक महासागर, ऑस्ट्रेलिया, ये सब, और साथ ही साथ भारत देश, जैसे सौरमंडल, ये जो सौरमंडल है यानी कि आसमान है, इस पे क्या सिर्फ भारत का अधिकार है? नहीं। महासागर सिर्फ भारत का अधिकार है? नहीं। ये जो ग्रह है, ग्रह बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, पूरा अंतरिक्ष, क्या सिर्फ इस पे भारत का कब्जा है, या सिर्फ अमेरिका का कब्जा है, या सिर्फ अफगानिस्तान का कब्जा है, या सिर्फ रूस का कब्जा है? नहीं, इन सब पर सभी देश का कब्जा है। तो जब भी सभी देशों का जिस पे अधिकार हो उसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आशा है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन का आप फर्क समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अगला है यहाँ पे, विकास स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। फिर से पहला क्या है? संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, और तीसरा भंडार संसाधन, और चौथा संचित संसाधन। इंपॉर्टेंट है। चलिए चारों के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला हम देखते हैं, संभावी संसाधन किसे कहा जाता है? संभावी संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो हैं लेकिन उनका उपयोग अभी तक बड़े पैमाने पर नहीं किया गया है। संभावी संसाधन के उदाहरण राजस्थान एवं गुजरात में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। बात आई समझ में? मतलब इन फ्यूचर, मतलब उसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। वैसे संसाधनों को हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, राजस्थान एवं गुजरात में जो है सो सौर ऊर्जा
यानी कि राजस्थान साइड में क्या है, बहुत ज़्यादा धूप उगता है ना, कड़ा धूप रहता है, गुजरात में कड़ा धूप रहता है, तो उसका हम सौर ऊर्जा का उपयोग बड़े पैमाने पर कर पाएंगे। अभी तो कर रहे हैं लेकिन बहुत कम पैमाने पर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में सारा कुछ सौर ऊर्जा पे ही डिपेंड हो जाएगा। जैसे सोलर लाइट जलाना, सोलर से बिजली बनाना, सप्लाई करना, ये भी कम मात्रा में हो रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत बड़ा मात्रा में होगा और वहाँ पर पेट्रोल खत्म, डीजल खत्म, किरोसिन तेल खत्म, इन सब का उपयोग बहुत ना के मात्रा में होगा, इमरजेंसी में होगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होगा, सौर ऊर्जा का यूज होगा। तो इसे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, इसे हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विकसित संसाधन किसे कहते हैं। आंसर है वैसे संसाधन जिनकी खोज हो चुकी है, जिनकी खोज हो चुकी है और इन संसाधनों का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। अच्छा, विकसित संसाधन उसे कहते हैं जो पहले से खोज लिए हैं और उसका अभी हम लोग उपयोग भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वैसा कौन सा संसाधन है भाई। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, तांबा इत्यादि। तो ये सब क्या है, ये सब विकसित संसाधन है, खोज भी लिए हैं और यूज भी कर रहे हैं। बात तो सही है, कोयला खोज लिए हैं, जला भी रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भंडार संसाधन किसे कहते हैं, है ना। वह संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध तो हैं लेकिन वर्तमान में हमारे पास उनका उपयोग करने के लिए पर्याप्त तकनीकी ज्ञान या साधन नहीं है, उसे हम लोग भंडार संसाधन कहते हैं। और भंडार संसाधन के यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण जिसे पानी से प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा देखिए, पानी में ना होता है क्या, H2O, है ना। तो H इसमें क्या रहता है, H2O 1 और कितना के रेशियो में रहता है ये वाला, 1 और 8 के रेशियो में रहता है ना। तो इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो फ्यूचर में हम कभी पानी का अगर इस्तेमाल कर पाएँ और ऑक्सीजन खत्म हो जाए मान लो पृथ्वी से, तो हम यहाँ से ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को निकाल पाएंगे। तो ऐसे संसाधन जो मौजूद है लेकिन हम उसका यूज अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतनी बड़ी तकनीक नहीं है या फिर उसके साधन नहीं है, या यूं कह ले कि अभी उसका जरूरत नहीं है। तो उसे वैसे संसाधन को हम लोग भंडार संसाधन कहते हैं। मतलब ये भंडार के रूप में रखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, काम रहता है तो निकालते हैं, नहीं तो रखा हुआ रहता है, तो उसे हम लोग भंडार कहते हैं, ठीक है। तब सेम वैसा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास संचित संसाधन किसे कहते हैं, संचित, ठीक है। आंसर है जिस संसाधन के उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, किंतु तकनीकी के ज्ञान के माध्यम से भविष्य की जरूरतों को देखते हुए उपयोग किया जा सकता है, वैसे संसाधन को हम लोग संचित संसाधन कहते हैं। और जैसे में दिया है नदियों एवं डैमों के पानी से बड़े बड़े पैमानों पर जल विद्युत पैदा करना। तो देखिए ये वाला ना हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो वे संचित संसाधन है। मतलब नदियों के पानी, जैसे मान लो यहाँ से नदी गुजर रहा है और यहाँ हम एक डैम बना के इस पानी को रोक दिए, मतलब इसको संचित कर दिए, जमा कर दिए। अब जब मन चाहे इससे हम फायदा ले सकते हैं और बिजली उत्पादन कर सकते हैं। वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, संचित संसाधन कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, नदियों एवं डैमों के पानी से बड़े बड़े पैमानों पर जल विद्युत पैदा करना। तो आप जानते हैं कि बिजली पैदा कहाँ से होती है, बड़े बड़े डैमों से होती है। नहीं पता अगर बिजली पैदा कैसे होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी चैप्टर्स के आगे वाले चैप्टर्स में उसके बारे में भी बताऊंगा। तो संसाधनों से रिलेटेड हमारा सवाल खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों का सिलसिला। क्वेश्चंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI यहाँ पे हमने लिख दिया है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 4 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है, जैव और अजैव संसाधन में क्या अंतर है। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने का तरीका भी होता है मैट्रिक में। जिस प्रकार से हमने लिखा है वैसे आपको नोट्स बना लेना है और एग्जाम में अगर आता है तो सेम हूबहू ऐसा उतार देना है। भाई मेरे आपके 5 नंबर का हो तो 5 में 5 मिलेंगे, 4 है तो 4 का 4 मिलेंगे और 3 का है तो 3 का 3 मिलेंगे। फुल में फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है अगर इस प्रकार से आप तैयारी करके जाते हैं तो। आंसर है जैव और अजैव संसाधन में अंतर।
बस इतना लिख देना है। और जब भी अंतर पूछते तो कॉपी का 2 भाग आपको कर देना है बीच में लाइन दे करके इस प्रकार से। एक तरफ हम लिखेंगे जैव संसाधन और दूसरी तरफ हम लिखेंगे अजैव संसाधन। बस पॉइंट वाइज करके आंसर दे देना है आपको, समझने लायक। पहला क्या दिया हुआ है, इनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इसका अपोजिट इधर लिख देंगे। इसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, इनमें जीवन व्याप्त होती है अतः ये जीवित होते हैं। अगर जीवन इसमें व्याप्त है मतलब मौजूद है तो जीवित तो होंगे ही। इधर वाला दूसरा पॉइंट है, इनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है अतः ये निर्जीव होते हैं। कैसे होते हैं, निर्जीव। चलिए भाई तीसरा पॉइंट है, ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो जैव संसाधन है वो किस प्रकार के संसाधन है या इसे अन्य किस नाम से बुलाते हैं, तो भाई साहब इसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। हमने आपको बताया कि जैव संसाधन क्या होते हैं, जिसमें जीवन व्याप्त होती है ना। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए इधर आते हैं। ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। जो अजैव संसाधन होते हैं, अजैव, ठीक है, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं साथ ही साथ, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जिसका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं, और अनवीकरणीय किसे कहते हैं, जिसका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जैव संसाधन को ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं और अजैव संसाधन को ही अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे अजैव से अनवीकरणीय, हो गया याद। चलिए चौथा पॉइंट है हमारे पास और लास्ट पॉइंट है, इसके उदाहरण पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि हैं। बहुत आसान भाषा में हमने आंसर देने का प्रयास किया है, आशा है कि आपको समझ भी आ रहा होगा। इसके उदाहरण क्या क्या हैं, कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन इत्यादि। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास अभी तक का, 7 नंबर पेज पे है। ये जो है पेज नंबर दिखा रहा है, एक क्वेश्चन ना समझना, पेज नंबर है ये। ठीक है, तो चलिए ये हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं अगले पे। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे पास, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय, पेज नंबर 8 में मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधन में अंतर, बस इतना आपको लिख देना है। और उसके बाद जिसके बारे में अंतर पूछे बस उसको एक तरफ और दूसरी तरफ लिख देना है। जैसे इधर हमने लिखा नवीकरणीय संसाधन, इधर हमने लिखा अनवीकरणीय संसाधन। देखिए जब इस प्रकार से आप लिखते हो ना तो एग्जामिनर देखता है आपका लिखने का ढंग क्या है ना। लिख तो कोई भी देता है, लेकिन मैट्रिक में है ना आप, तो आप सीनियर हो बच्चों लोग से, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। पहला पॉइंट क्या है, नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं या फिर नवीकरणीय संसाधन का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। अनवीकरणीय में क्या लिखा हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है, हमने पहले पढ़ा है। दूसरा पॉइंट है, नवीकरणीय संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं या जैव संसाधन का उदाहरण है, और अनवीकरणीय संसाधन अजैव संसाधन का उदाहरण है, हमने पीछे भी पढ़ा तुरंत। चलिए तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, इन संसाधनों का निर्माण प्रकृति के द्वारा पुनः किया जाता है। जैसे हवा है तो नवीकरणीय है तो प्रकृति उसको खुद ब खुद बनाती है। जल है, प्रकृति उसको खुद ब खुद बनाती है। पवन ऊर्जा है या फिर सौर ऊर्जा है, यानी कि धूप की किरणें, तो प्रकृति उसको खुद ब खुद बना रहा है। इन संसाधनों को, किसको, नवीकरणीय को। अनवीकरणीय को देखेंगे तो देखेंगे इसमें इन संसाधनों का पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयला, एक बार उसको जला देंगे तो फिर से सेम कोयला नहीं बनेगा। पेट्रोल एक बार जला दोगे ना तो पेट्रोल दोबारा नहीं बनेगा। आप सोचिए अगर पेट्रोल को हम दोबारा बना सकते थे तो गाड़ी में 1 लीटर तेल डलाओ और भाई साहब जाओ आओ और फिर से उसी को बनाकर फिर से उसी को डालो। समझो कितना आसान है। तो पेट्रोल जो है अनवीकरणीय संसाधन है और अनवीकरणीय संसाधन को पुनः नहीं बना सकते हैं, पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, इस संसाधनों के अंतर्गत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा इत्यादि आते हैं। इसमें आते हैं इस संसाधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। कितना सिंपल है देखिए। तो हर सवाल को आपको 2-2 बार लिखने हैं भाई, नोट्स बना लेना है और सुबह शाम से रिवीजन भी करना है। अब आते हैं न्यू पैटर्न पे। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, मृदा संसाधन किसे कहा जाता है। तो मृदा यानी कि मिट्टी। ठीक है, अब ये जो मृदा वर्ड है ये हिंदी वर्ड है और जो मिट्टी हम लोग बोलते हैं वो उर्दू वर्ड है। ओके,
चलिए भैया, तो मृदा संसाधन यानी कि मिट्टी संसाधन किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की परत को मृदा संसाधन कहा जाता है। मृदा संसाधन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसमें पेड़ पौधे का विकास होता है, जिनसे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण होता है। देखिए, मिट्टी आप जानते किसे कहते हैं? खेतों में, बारी में, हर जगह मिट्टी है भाई। लिखना कैसे है, बस ये लाइन याद रखो। पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह की परत को मृदा संसाधन कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। हो गया क्लियर? ठीक है, चलिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। एक ऑब्जेक्टिव क्लियर, भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की, जिनमें से 6 प्रमुख है। 8 में से 6वें गो इंपॉर्टेंट है। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल मृदा, चौथा है लेटराइट मृदा, पांचवा है मरुस्थलीय मृदा और छठा है पर्वतीय मृदा। आइए, इन मृदाओं का क्या काम है, ये लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, इनके बारे में हम समझते हैं आगे। चलिए भाई, एक और नोट दिया हुआ है यहाँ पे, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मिट्टियां 4 प्रकार की है। लो भाई, पहले 8 प्रकार का बोला, फिर 6 गो इंपॉर्टेंट है, अब 4 का आपको पढ़ना है। तो कितना आसान हो गया 10 क्लास के हिसाब से? हाँ भाई, 10 क्लास के हिसाब से 4 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला में कौन है? तो पहला में जलोढ़, दूसरा में कौन सा इंपॉर्टेंट है? काली मृदा, और तीसरा में लाल मृदा, और चौथा में भैया लेटेराइट मृदा। हो गया। अब आइए हम सबसे पहले एक एक करके इन मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है एरो करके, भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। कोई भी मिट्टी हो उसमें 3 तत्वों का कमी पाया जाएगा। वो 3 तत्व कौन से हैं भाई साहब? आइए देखते हैं। कमी होती है, ठीक है, क्या है? पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा ह्यूमस। अगर आपसे पूछे कि कोई भी मिट्टी हो, 3 तत्वों की कमी कौन कौन सी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, एक दूसरा कुछ दे दिया जाता है, उसी में आपको टिक लगाना होता है। चलिए, तो ये हो गई बात मिट्टी की। अब जलोढ़, काली, लाल और लेटराइट मिट्टी को हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, कहाँ रहता है और इसकी क्या क्या खासियत है और क्या क्या खास बात है, और इनमें कौन सी फसल उगाई जाती है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चंस के माध्यम से हम यहाँ पे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम उसी प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास किया है। क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा क्या है, यह किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, देखिए आंसर। जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भारत में कौन सा है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। बताइए, 2 बार आप याद करोगे ना, आराम से याद होगा। जलोढ़ मृदा गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, तो इसे आप याद रखेंगे। जलोढ़ मृदा गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और जलोढ़ जो मृदा है मैदानी क्षेत्रों में लाकर बिछा दी जाती है नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से। भारत का संपूर्ण उत्तरी जो मैदान है वो जलोढ़ मृदा से ढका हुआ है, और जलोढ़ मृदा में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। और एक पॉइंट इसे याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है यहाँ पे एक ठो। इस मिट्टी को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे कि दोमट मिट्टी किसे कहा जाता है? तो जलोढ़ को, और कछारी मिट्टी भी किसे कहा जाता है? तो जलोढ़ को। ठीक है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, 100% मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एकदम पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, मोस्ट VVI यहाँ लिखता हूँ, मोस्ट VVI, वो भी भाई साहब 100% के साथ। देख लीजिए यहाँ पे, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला बांगर और दूसरा खादर। तो बांगर को किसे कहते हैं? बांगर, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, और खादर, नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। हम क्या करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं और बैठते के साथ भूल जाते हैं ये बांगर को पुराना बोलते थे या नया बोलते थे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप उसके माध्यम से याद रखिएगा। देखिए, बांगर, बांगर से सुनने मारा बांगने वाला आदमी,
फुटानी करने वाला आदमी। और जो पुराना आदमी रहेगा ना वो पूरा फुटानी करेगा, पूरा बांगेगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं यहाँ 30 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे ज़्यादा जानते हो, क्या 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 समझ लूँगा, देख लूँगा, मेरे से पुराना आदमी कोई नहीं है, आजकल का आया है, कल यहाँ फुटानी कर रहा है, कितना तरह का बात बोलेगा, लगेगा वो मिनिस्टर वही है। तो पुराना आदमी पूरा बांगेगा, समझे कि नहीं। तो बांगर से पुरानी जलोड़ हो गया। बांगने वाला आदमी कौन बांगेगा, जो पुराना होगा। खादर किसे कहते हैं, नई जलोड़, नई जलोड़ को खादर कहा जाता है। हो गया क्लियर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हो गई जलोड़ की बात, अब हम काली मिट्टी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, काली मृदा क्या है, यह किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, बताइए। आंसर है, काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, तो काली। अब याद कैसे रखेंगे, कपास माने रुई, और रुई कैसा होता है, सादा सफेद, और सफेद मिट्टी, सफेद रुई किस में होगा, काली मिट्टी में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखने का हमने तरीका बताया। काली मिट्टी को सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कपास की मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, तो काला मिट्टी को लावा मिट्टी कहते हैं, कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, और साथ ही साथ रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है ये वाला, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसका भी हम मिट्टी वाला मैप भी आपको दिखाएंगे, जिस मैप को आपको याद भी रखना है। क्वेश्चन हमारे पास, लाल मिट्टी क्या है, इसका क्षेत्र, विस्तार एवं इस मिट्टी में सर्वाधिक उपज होने वाले फसलों के नाम बताइए। सिंपल है, लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इस मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक देखने को मिलता है। लाल मिट्टी बाजरे की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट भाई साहब, आई बात समझ में। तो इससे क्या क्या फैक्ट याद रखना है। पहला, तो लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। लाल मिट्टी कहाँ, कम वर्षा वाले क्षेत्र में। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे भैया, कौन सा राज्य में पाया जाता है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा इस पर अगर कुछ उपजाया जाता है, बोया जाता है, तो वो बोया जाता है बाजरा। बाजरा की खेती 1 नंबर होता है यहाँ पे। चौथा पॉइंट याद रखेंगे, लाल मिट्टी को पीला मिट्टी भी कहा जाता है, पीली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो ये लाल मिट्टी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न। मिट्टी है हमारा, लेटराइट मिट्टी किसे कहते हैं, यह कहाँ पाया जाता है, यह किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो देखिए आंसर क्या है भाई साहब, इस मिट्टी में लौह अयस्क की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें लौह ऑक्साइड यानी कि फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। इसको क्या लिखेंगे, FeO, लौह ऑक्साइड यानी कि फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार केरल में देखने को मिलता है। कहाँ पर, केरल में देखने को मिलता है। लेटेराइट मिट्टी चाय, कॉफी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो देखिए यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि चाय, कॉफी, इलायची, काजू कौन से मिट्टी में करते हैं, तो ये लेटराइट मिट्टी के में करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये उत्पादन किया जा सकता है। आई बात समझ में। इस मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। देखिए भाई कितना कुछ क्लियर हो गया। तो जितने भी हमने मिट्टी आपको करवाए, लाल मिट्टी, काला मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, है ना, इन सब से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो काला मिट्टी हो या फिर जलोढ़ मिट्टी हो या फिर पर्वतीय मिट्टी हो या फिर
लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी हो। जरूर एक सवाल मिट्टी से रहेगा ही रहेगा। तो आइए हम इसी के साथ पर्वतीय मिट्टी भी यहाँ पर देख लेते हैं भाई। पूछा जाएगा क्या, पर्वतीय मिट्टी के बारे में बताइए, या पर्वतीय मिट्टी से आप क्या समझते हैं। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कौन सा वन, पर्वतीय वन। देखिए जो पर्वत साइड है उसमें पर्वतीय वन नहीं मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ बालू ही मिलेगा। बालू तो राजस्थान, गुजरात तरफ। इस मिट्टी में सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। ओके, चलिए भाई। अच्छा, एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट को पढ़ते हैं। अगर मिट्टी के बारे में वो प्रश्न पूछे, मतलब कुछ एग्जामिनर वो प्रश्न पूछ ले जो हमने आपको नहीं करवाया है, तो आप उसे मिट्टी वाले मैप से सोचकर उनके बारे में लिख सकते हैं। मतलब हमने आपको 5 प्रकार की मिट्टी करवाए हैं, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, काला मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। उन पांचों में से अगर कोई अलग मिट्टी आ जाए तो मैप को याद करके आप लिख सकते हैं कि वो कहाँ पाया जाता है, किस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि 5 जो हमने आपको बताया उससे बाहर सवाल नहीं आएंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हम आपको ये दिखाएंगे कि मैप, ये मैप क्या है भैया, मैप दिया हुआ है पेज नंबर 13 में। तो यहाँ पे आइए 13 नंबर पेज पे, तो देख लीजिए ये मैप आपके बुक में भी होगा। मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र, इन्हें अच्छे से याद कर ले। तो देखिए भाई साहब, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा का पूरा इसे कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग, ये सब में पाया जाएगा कौन सा, पर्वतीय मिट्टी। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस मैप को पूरा आपको याद रखना है। ये ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, आपके बुक में ब्लैक मिलेगा। तो ये जो ब्लैकनेस वाला है ये पूरा का पूरा काली मृदा है। कौन सी मृदा है ये, काली। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये काली मृदा का एरिया है, यहाँ वैसे लिखा हुआ है। और ये लाल और पीली मृदा, मतलब लाल मृदा और पीली, तो यहाँ से शुरू हुआ है समुद्री तट से, और ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा होते हुए मध्य प्रदेश का कुछ भाग लेते हुए, और इधर पूरा पूर्वोत्तर राज्य, ये सब क्या है, लाल एवं पीली मृदा है। और ये काली मृदा महाराष्ट्र और थोड़ा सा गुजरात का क्षेत्र क्या है, ये काली मृदा का एरिया है। और उसके बाद लेटेराइट, कौन सा, लेटेराइट मृदा, और फिर है शुष्क। तो लेटेराइट यहाँ से पता नहीं चल रहा है, ये सब जो आप एरिया देख रहे हैं तट वाला में, ये सब क्या है, लेटेराइट है। और ये शुष्क मृदा है, ये शुष्क मृदा इधर पाया जाता है, राजस्थान, थोड़ा मोड़ा गुजरात साइड। ठीक है भाई, तो इतनी सारे ये मैप आपको याद रख लेने हैं। चलिए भाई, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इम्पोर्टेंट लगा हुआ है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस पे मैं इम्पोर्टेंट लगा दे रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाएंगे। क्वेश्चन है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहाँ काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। देखिए काली मृदा के बारे में हमने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूछ लिया क्वेश्चन। आइए बताते हैं। काली मृदा सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर, महाराष्ट्र में। इस पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। देखिए आंसर में जितना पूछा बस उतना देकर, क्वेश्चन में जितना पूछा उस हिसाब से आंसर दीजिए और निकलिए। क्वेश्चंस में मात्र पूछा कि बताएं कि काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है और उस पर कौन सा फसल लगाते हैं। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरी कर्नाटक, ये सब में पाया जाता है। और इस पर ना कपास की खेती होता है। किसकी खेती होता है, कपास की। 2 नंबर या 1 नंबर का ये सवाल होगा। नेक्स्ट, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा के 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये सवाल पूछा जा चुका है, पूछे हुए क्वेश्चन है, और ये ऊपर वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे चलते हैं आंसर पे। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की प्रमुख 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। अच्छी बात है। नेक्स्ट, पहला ये है, पहला पॉइंट है, 3 गो विशेषता बोला ना कि प्रमुख 3 विशेषताएं निम्नलिखित है पूर्वी तट के मैदानों का। तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है।
दूसरा पॉइंट क्या है, इस मिट्टी को धान की खेती के लिए काफी अच्छा माना जाता है जलोढ़ को, तथा साथ ही गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी इसमें कर सकते हैं या फिर की जाती है। तीसरा पॉइंट है, इस मिट्टी में चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा जलोढ़ मिट्टी को को दो भागों में बांटा गया है। पहले पढ़ चुके हैं, दो भागों में बांटा गया है। पहला खादर और दूसरा बांगर, पहले पढ़ चुके हैं ना आप। चलिए भैया, आगे के क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आंसर देखिए। मृदा में फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होना भूमि निम्नीकरण या मृदा निम्नीकरण कहलाता है। देखिए, जब भी कोई किसान कोई जमीन के टुकड़े पर फसल उगाता है तो एक बार फसल उगाने के बाद वहाँ के मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फिर उसको उसकी पूर्ति के लिए, उसे पूरा करने के लिए उसमें खाद, गोबर या वर्मी कंपोस्ट या घर के कचड़ों को उसमें मिलाया जाता है ना। तब जाके उसकी पोषण पूरा होता है मिट्टी का। तो इसके मिट्टियों की पोषक तत्वों में कमी होना भूमि निम्नीकरण या फिर मृदा निम्नीकरण कहलाता है। बस इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण के कारणों को लिखें। अच्छा, भूमि निम्नीकरण जो होता है उसके क्या कारण है। भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण निम्न है। देखिए, वनों की कटाई, अगर वनों की कटाई होगा भाई तो पोषक तत्वों में कमी होगा। अति चराई, मतलब बहुत ज़्यादा चराई कर देंगे। अनुचित कृषि प्रणाली, मतलब जैसे तैसे आप कृषि कर रहे हैं, एक फसल उगा रहे हैं दूसरा लगा दे रहे हैं, इस टाइप में। शहरीकरण, पहला क्या है यह, शहरीकरण। ठीक है, मतलब शहर का शहर बसा दे रहे हैं, तो ऐसे में तो वहाँ पर ना खेती बाड़ी होगा और ना ही वहाँ बीज पलेंगे और ना ही मिट्टी का पोषक तत्व बना रहेगा। तो ये चार कारण हैं जो भूमि निम्नीकरण के कारण में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत तरह का आता है। ठीक है, तो जितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं सब हमने आपको करवा दिए हैं। भूमि या मृदा निम्नीकरण को दूर करने के कोई 2 या 3 उपाय बताइए। देखिए, पोषक तत्वों में कमी आ गया, क्या उसका आप निवारण नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे? नहीं, करेंगे। भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित उपाय हैं। भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित उपाय हैं। अधिक से अधिक वन रोपण करके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। कृषि प्रणाली में सुधार करके, कृषि प्रणाली जैसे खेती हम करते हैं, जैसे या फिर हम चावल की खेती करते हैं और फिर गेहूं लगाना है तो उससे पहले हम खाद पदार्थ उसमें छींट लेंगे, गोबर छींट लेंगे, वर्मी कंपोस्ट छींट लेंगे, घर के सारे कचड़े वहीं पे डाल देंगे, जला देंगे चीज़ों को, और उसके बाद उसको हम बढ़िया से पोषक तत्व मिला देंगे मिट्टी में, उसके बाद उस पर फसल लगाएंगे। चराई का उचित प्रबंधन, हम ऐसा नहीं अंधुंधली सब चरा दें, ऐसा नहीं कि 4-10 बैल हैं आपके पास, 10 खोल दीजिए और सब चरा दीजिए, ऐसा नहीं करना है। खनन को नियंत्रित करके, कई बार क्या होता है कि कोयला निकालने के लिए, पेट्रोल निकालने के लिए, हीरा निकालने के लिए, सोना निकालने के लिए ज़मीन को खोद दिया जाता है और इस प्रकार से उसकी ऊपर वाली जो मिट्टी होती है उसके पोषक तत्व तो खत्म हो जाता है, मिट्टी ही खत्म हो जाता है। तो ये सब का नियंत्रण करके भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। रक्षक मेखला बना करके, मतलब पानी देखिए बहेगा तो ऊपर का मिट्टी भी बहा देगा, मिट्टी बहाएगा तो पोषक तत्व भी बह जाएगा। तो रक्षक मेखला, सीढ़ी के जैसा हम यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत टाइप का बना देंगे, जिससे पानी नहीं बहेगी, मिट्टी भी वहीं रहेगी और उसकी पोषक तत्व भी नहीं बहेगा। तो ये 4-5 उपाय है जिसका उपयोग करके भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। चलिए भैया, इसके अगले प्रश्न पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं अथवा भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। आंसर है, मृदा के कटाव एवं उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन या भूक्षरण कहा जाता है। सिंपल सी बात है। देखिए, नदी के किनारे आप जब बैठते हैं या देखे होंगे कि नदी जब बहता है ना तो उसका मिट्टी को काट काट के अपने में मिला लेता है। यही प्रक्रिया को मृदा अपरदन या फिर भूक्षरण कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, मृदा के कटाव या उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन या फिर भूक्षरण कहा जाता है। मिट्टी बह जाती है पानी पड़ के, नाली बन जाते हैं। पहाड़ों में आप देखेंगे, पहाड़ों या ढलान वाली क्षेत्रों में जब पानी पड़ता है ना तो नाली बन जाता है, मिट्टी को बहा कर ले जाता है। तो मिट्टी बहने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन या फिर भूक्षरण कहा जाता है। चलिए भैया, कारण पूछा जाता है कि ये मृदा जो अपरदन है या फिर भूक्षरण जो है उसके कारण क्या है भाई, क्यों ऐसा होता है। तो बहुत से कारण हैं। मृदा अपरदन या भूक्षरण के कारक
व कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारण क्या है? वनों का अविवेकपूर्ण कटाव। देखिए, अगर आप जंगल में हैं और वन धड़ल्ले से काट रहे हैं तो पानी अगर वर्षा होगा ना तो उसकी जड़ें नहीं रहेंगी पेड़ पौधों की, और जड़ ना रहने के कारण क्या है, वो जल्दी से बह जाएंगे। इसीलिए अविवेकपूर्ण कटाव। आप काटिए पेड़ों को, लेकिन थोड़ा तकनीक लगा के कीजिए, बुद्धि लगा कर काटिए, ना कि सब काट दीजिए। जैसे 10 पेड़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना। अब यहाँ से 1 2 पेड़ काट लीजिए, ना कि सब काट लीजिए। 1 2 पेड़ काटेंगे तो यहाँ का मिट्टी बचा रहेगा, सब काट लेंगे तो मिट्टी खत्म हो जाएगा, बह जाएगा। वनों में आग लगना। जब भी वन में आग लगता है तो उसे बचाइए, नहीं बचाएंगे तो इसके भूक्षरण का कारण बन जाएगा। आग लगेगा, सारे घास फूस जल जाएंगे, फिर मिट्टी को रोकेगा कौन पानी से, है ना। भूमि बंजर रखना। अगर आप भूमि को बंजर रखते हैं तो ये देखिए, बंजर भूमि में क्या होता है ना कि पानी अगर पड़ता है तो वो हर साल बहता है, इसीलिए बंजर नहीं रखना है। वनस्पति फैलाव का घटना। जितने जंगल घटेंगे भूक्षरण उतना ज़्यादा होगा। भूमि का अधिक ढलान होना। अगर भूमि ज़्यादा ढलान है तो पानी को जब पड़ता है ना, तो भूमि जब ढलान होने के कारण पानी बहता है और पानी अपने साथ मिट्टियों को बहा कर ले जाता है। तो ये सब मोटा माटी 5 कारण हैं जो मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं और भूक्षरण को बढ़ावा देते हैं, और उसके कारण भी यही है। आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखने हैं, चाहे आप नोट्स बना लो या फिर इन्हें याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड है। अब इसके रोकने के कारण बताना है। मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण को रोकने के उपाय बताइए। देखिए कितना अच्छा से हमने आपको कवर करवाया है। पहले हम आपको पूछे मृदा अपरदन क्या है, तो आप सीख गए मिट्टी का कटना और बहना मृदा अपरदन कहलाता है। फिर ये कैसे होता है, इसके कारण क्या है, तो 5 कारण हमने आपको बता दिए। फिर इसको रोका कैसे जा सकता है, ये तीसरा नंबर पे आया। तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, हम तीनों के तीनों स्तर के प्रश्न कर चुके हैं। मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण को रोकने के उपायों को लिखें। तो मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण के निम्नलिखित उपाय करके रोका जा सकता है। पहला, वनों की कटाई पर रोक लगा दो। ठीक है, चलिए भैया तुरंत ऐलान कीजिए, वनों की कटाई पर रोक लगाइए कि आज से वनों की कटाई नहीं होगी। अगर होगी तो नाम मात्र के बराबर, इमरजेंसी में। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे, आपके ऊपर केस भी हो सकता है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके अधिक से अधिक पेड़ लगाइए ज़मीनों पर। ज़मीन में पेड़ लगाने से क्या होता है, मिट्टी को पेड़ का जड़ उसको पकड़ के रखता है। बारिश होता भी है तो भी मिट्टी अपने पास वाला मिट्टी बहने नहीं देता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। चारागाहों को नियंत्रित करके। अब देखिए मान लीजिए घास है बड़े बड़े, आप वहाँ पे पशुओं को चरा देंगे, जंगली जानवरों को चरा देंगे, तो वहाँ की घासें निकल जाएंगी भूमि से। और भूमि से घास निकलना मतलब भूमि हल्का हो जाना, पानी पड़ेगा तो मिट्टी को बहा के ले ही जाएगा। तो इस प्रकार से चारागाहों को नियंत्रण करके, मतलब वहाँ पे नहीं चरने देंगे, चरेगा तो 1 घंटा, बहुत कम मात्रा में। इस प्रकार से हम भूक्षरण अथवा मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अधिक ढलान वाली भूमि पर सीढ़ीदार खेती करके। देखिए ज़्यादा ढलान वाला भूमि है तो सीढ़ीदार खेती बना दो, उससे क्या होगा, पानी का ढलान कम होगा और मिट्टी कम बहेगी। बांधों का निर्माण करके। किसका निर्माण करके, बांधों का। देखिए अचानक बाढ़ आया, सारा मिट्टी बहा कर ले गया, तो बांध बना दीजिए, तो कम से कम बाढ़ आएगा तो बाढ़ को बांध रोक सकता है, तो बांध बनाकर। तो चलिए भाई, इससे रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमने आपको करवा दिया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले पेज पर। आगे के क्वेश्चन आंसर में है, सतत पोषणीय विकास का क्या आशय है। आंसर, सतत पोषणीय विकास का अर्थ यह है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया में हमारे आने वाले पीढ़ियों की आवश्यकताओं को बचाए रखे। देखिए ये सतत पोषणीय विकास है। जैसे मान लीजिए हम कोई फैक्ट्री बना रहे हैं या फिर बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अब बिल्डिंग्स को बनाने के लिए कितने मटेरियल्स का यूज होता है, तो ऐसा ना हो कि एक ही बिल्डिंग को बनाने के लिए वहां पर सारे सीमेंट गिट्टी छड़ बालू एक ही में लगा दें, फ्यूचर के लिए कुछ बचाए ही ना। या फिर कोई फैक्ट्री है जिसपे आप मान लीजिए लोहा बनाते हैं, छड़ बनाते हैं, उसमें कोयले का यूज होता है, तो ऐसा ना हो कि सारा कोयला अभी ही यूज कर दो, सारा पेट्रोल अभी ही यूज कर दो। तो पीढ़ी जो हमारी आने वाली है वो क्या यूज करेंगे, तो उसको देखते हुए, उसको पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए
जो विकास करेंगे उसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट है संसाधन नियोजन क्या है। ठीक है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। जितने भी संसाधन हैं हमारे पास उसको आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, बर्बाद नहीं कीजिए, विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए। इस प्रक्रिया को संसाधन नियोजन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले समस्याओं को लिखें। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से होने वाली समस्याएं निम्नलिखित है। पहला क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। देखिए, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग यानी कि मान लीजिए कोयला यार खूब जला रहे हैं, जितना जलाना नहीं चाहिए उतना जला रहे हैं। पेट्रोल 1 लीटर का जरूरत था लेकिन आप एक दिन में 10 लीटर की खपत कर रहे हैं। कोयला आप एक दिन में मान लीजिए 4 केजी जलाना था और एक दिन में आपके घर में 40 केजी जल रहे हैं, तो ये क्या है, अंधाधुंध उपयोग ही तो है। पानी, मान लीजिए आप 4 डब्बा पानी से नहा लेते हो लेकिन उसके जगह पे 20 डब्बा यूज कर रहे हो, तो उसी को कहते हैं अंधाधुंध उपयोग। मतलब हद से ज़्यादा यूज करने की प्रक्रिया को आप अंधाधुंध बोल सकते हैं। तो इससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती है इन फ्यूचर। तो उनमें से कुछ समस्याएं परमानेंट हैं, फिक्स है, होना ही होना है। चलिए प्रमुख समस्याएं आप पूछ सकते हैं। जैसे पहले समस्या क्या हो सकता है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाएगा अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, लवण इत्यादि की कमी आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए समस्या पैदा कर सकती है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि। जितना ज़्यादा आप यूज करोगे उतना ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होगा। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि की समस्या बढ़ सकती है। ओके, चलिए भाई तीसरा पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य समस्याओं का आगमन। अगर ज़्यादा यूज कर रहे हैं, अब अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, उससे स्वास्थ्य समस्या का आगमन हो सकता है। जैसा कोयला जितना यूज नहीं करना था उससे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, हद से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो उससे हमारे क्या है, दमा बीमारी हो सकता है। वायु संबंधी जितने भी तरह की बीमारियां वो आपको हो सकती हैं। संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्वास्थ्य संबंधी जैसी कई बीमारियां जैसे टीबी, दमा, दस्त इत्यादि हो सकते हैं। चौथा पॉइंट है वैश्विक तापन में वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीजमेंट। प्राकृतिक संसाधनों जैसे ऊर्जा, खनिजों, कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक इत्यादि के अधिक उपयोग से वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि का खतरा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। जैव विविधता की हानि हो जाएगी। संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग से जैव विविधता की हानि हो जाएगी, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे कई प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो इतने सारे 5 इंपॉर्टेंट ये समस्या हो सकती है संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से। आगे के सवाल है, पहाड़ी क्षेत्रों में या अधिक ढलान वाली क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूक्षरण अथवा मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। पहला क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन बहने, मिट्टी के कटने और बहने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन या फिर भूक्षरण कहते हैं। हमने आपको पहले बता दिया है। इसको रोकेंगे कैसे, तो रोकने के लिए सीढ़ी नुमा खेत बना दीजिए और इससे मृदा अपरदन का चलना कम हो जाएगा या फिर रुक भी जाएगा। दूसरा है पौधों की रक्षक मेखला बनाकर उसे रोका जा सकता है। रक्षक मेखला यानी कि सीढ़ी टाइप का पौधा बना देंगे, उससे भी पानी का बहना रुकेगा और मिट्टी का कटाव भी रुक जाएगा। वृक्षारोपण द्वारा भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे तो भूमि का कटाव और मृदा क्षरण और भूक्षरण रुक जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा।
बांध बनाकर अधिक ढलान वाली क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बांध बना दीजिए, पानी का बहना बंद हो जाएगा तो मृदा अपरदन भी बंद हो जाएगा। पशुओं की चराई को नियंत्रित करके भूक्षरण को रोका जा सकता है। अब देखिए भूक्षरण क्यों होता है, जमीन में घास ही नहीं है तो घास क्या करता है, जमीन के मिट्टी को पकड़ के रखता है। जब भी बारिश होता है तो उसको बहने नहीं देता है, लेकिन आप उसमें क्या करेंगे, गायों को, बैलों को, बकरियों को चरा देंगे, वहां से घास ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में भूक्षरण जो है सो बढ़ जाता है। इसलिए बोलता है पशुओं की चराई को नियंत्रण करके भूक्षरण अथवा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर छठा, खनन क्रियाओं पर नियंत्रण करके भूक्षरण को रोका जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, खनन क्रियाओं का, खनन का मतलब ये हुआ धरती से नीचे कोड़ के जो कोयला खनिज निकाल रहे हैं, सोना, इस प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। चलिए, तो ये 6 कारण हैं हमारे किसको, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण को रोकने के। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई साहब, यहाँ क्या है, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। आंसर है प्रौद्योगिक। प्रौद्योगिक मतलब होता है फैक्ट्री, और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग होने के निम्नलिखित कारण है। देखिए जब फैक्ट्री आया ना, प्रौद्योगिक फैक्ट्री जब आया संसाधनों का ज़्यादा विकास हुआ क्योंकि मांग बढ़ने लगी उसकी। इसीलिए 19वीं सदी के आरंभ में भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। हाथों के बजाय अब मशीनें काम करने लगीं, जिससे उत्पादन में काफ़ी वृद्धि मिली, जिस कारण जल खनिज जीवाश्म ईंधनों का उपयोग तेजी से बढ़ने लगा। दूसरा पॉइंट क्या है, तकनीकी के कारण अधिक विकास होना संभव है। जब किसी भी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है तब लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं, जिससे संसाधनों का अधिक उपभोग या उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब देखो पढ़ के ही समझ सकते हैं ना। कृत्रिम उपकरणों के आने से भारतीय अर्थव्यवस्था बदलने लगी। कृत्रिम उपकरणों, ये कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जिसको आदमी ने बनाया। उपकरणों यानी कि मशीन, वह मशीन जिसको आदमी ने बनाया है। कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, इसका अंग्रेजी होता है। आई बात समझ में। तो ये प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन था, फैक्ट्रियों से या फिर आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से। चलिए भाई, तो यहाँ से हमारा जो है सो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला खत्म हो रहा है। अब हम देखेंगे आगे कि कुछ क्वेश्चंस पिछले साल प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनको हम एक नज़र देख लेते हैं। और पूरा अभी तक आप वीडियो देख लिए हैं तो आप बताना कि वीडियो को देखने के बाद इन आंसरों को आप कर पाते हो या फिर नहीं। जैसा मान लीजिए यहाँ पे दिया है, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो जलोढ़ मृदा जो है सो 2 प्रकार की होती है, पहला खादर और दूसरा बांगर। खादर को नई जलोढ़ मृदा कहते हैं और बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसके ऊपर हमने आपको ट्रिक भी बताई है कि जो पुराना व्यक्ति रहेगा वो ज़्यादा बांगेगा, तो हो गया बांगर। नेक्स्ट है, मिट्टी संरक्षण के किन्हीं 3 उपायों को बताएं अथवा भूक्षरण के नियंत्रण के उपाय बताएं। ये सवाल 2011, 13, 2015 और 2025 में पूछा जा चुका है। तो ये सवाल को हम पहले करवा चुके हैं। उत्तर के लिए पेज नंबर इतना देखें। अब यहाँ पर पेज नंबर मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे 16, पेज नंबर आप 16 देखेंगे, पीछे हो चुका है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्यों लिखें, टाइम वेस्ट होगा, पीछे लिखा हुआ है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। देखिए कितना बार पूछा है, 2011 में पूछा है, 2010 में पूछा है, 10 में और 11 में, और 2013 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2018 में भी पूछा है। और इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 19 में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिक के आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। तो ये सवाल भी देखिए कब कब पूछा गया है, 2009 में, 10 में, 12 में, 14 में और 16 में। ये सवाल आपको मिल जाएगा पेज नंबर 20 में मिलेगा। ओके, तो ये सब सवाल पूछा जा चुका है।
चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे चलेंगे। अब जो भी सवाल है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं और सारे सवालों को हो सकता है हम करवा चुके हैं पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। तो क्या हमने नहीं किया है? बिल्कुल हमने किया है। ये वाला भाई साहब आपको ये 22 नंबर पेज नंबर है और ये सवाल 2 बार पूछा जा चुका है, 2009 और 2011 में। कितने मार्क्स का पूछा है? तो टोटल 4 मार्क्स का पूछा है। ठीक है, और इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 2 में। ठीक है, अब दिया है क्या, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। 2010 का ये सवाल है, 3 मार्क्स का पूछा जा चुका है। इसका जो उत्तर मिलेगा वो आपको मिलेगा पेज नंबर 1 में, शुरू वाले ही पेज में। ठीक है, नेक्स्ट है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधनों का एक एक उदाहरण दें। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, इसका अगर आंसर चाहिए तो इसका भी पेज नंबर आप चले जाओ 2 और 3 में। ठीक है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का एक एक उदाहरण मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो नवीकरणीय संसाधन में एक पानी आ जाएगा, सौर ऊर्जा आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगा। अनवीकरणीय में आप कुछ भी ले लीजिए, गाड़ी, मोटर, फोन, जो कभी ना कभी खत्म होगा उसे अनवीकरणीय कहते हैं। चलिए ये भी सवाल पूछा जा चुका है 2013 में, 2 मार्क्स का। नेक्स्ट, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका भी आंसर हमने दे दिया है और ये मिलेगा आपको पेज नंबर, इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा पेज नंबर 14 में। तो ये भी सवाल पूछा जा चुका है। तो चलिए भाई साहब, यहाँ आपने काफ़ी समय दिया और यहाँ पर जो है सो सब्जेक्टिव क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी हम रुकिए, अभी ख़त्म नहीं है वीडियो, अभी हम चलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पे ना सब्जेक्टिव समाप्त होता है, आपको भी ऐसे ही नोट्स में लिख देना है। ऑब्जेक्टिव जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भूगोल का चैप्टर 1। देखिए हमने यहाँ पे मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव को लिया है, यहाँ पे वही ऑब्जेक्टिव को हमने लिया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो आप इसका आंसर दो। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा गुजरात महाराष्ट्र में पाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है। तो जब महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है तो महाराष्ट्र के बगल में कौन है, गुजरात। ठीक है, जस्ट ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रायः ऐसा माना जाता है कि संसाधनों का विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं होता है, बल्कि इसके विकास में निम्न में से किसका योगदान भी रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। देखिए कोई भी विकास जब होता है तो उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रकृति चाहिए, संस्था चाहिए और इन सब के अलावा और भी कुछ चाहिए। तो यहाँ तीनों तो कंपलसरी है, इसलिए आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं। 2025 में सवाल पूछा गया है, लेटेस्ट। अब देखिए ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। ऑप्शन ए उसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सकता है, 2024 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, संभावी संसाधन। ठीक है भाई, नेक्स्ट, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है और ये सवाल जो है सो बांटा गया है, उनके नाम लिखना है। अच्छा, 2023 में पूछा गया है। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, जैव एवं अजैव संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, विकसित एवं संचित संसाधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। सॉरी, यहाँ पे फिर से मैं क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ। बोल रहा है समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। तो वो 2 भाग कौन से हैं, ऑप्शन है ये 1 2 3 4, जैव अजैव, नवीकरणीय अनवीकरणीय, विकसित संचित या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो भाई साहब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, नवीकरणीय अनवीकरणीय। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं।
संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है? 2023 में पूछा गया है ये सवाल। भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन परत का अवक्षय। ठीक है, चलिए भाई पढ़ के आंसर देना है, ऐसे नहीं देना है। नेक्स्ट, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 2022 में सवाल पूछा गया है, तो इसे कहा जाता है भैया मृदा अपरदन। ये है पवन अपरदन, मृदा अपरदन, चादर अपरदन, परत अपरदन। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन। ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। कौन सा ऐसा मृदा है जिसे रेगुर मृदा भी कहते हैं? 2022 में सवाल पूछा गया है। काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। 9 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं है? हमने आपको पहले बताया था ऐसा सवाल बनता है। मनुष्य, पशु, चट्टाने, वनस्पति सब जैव है, लेकिन चट्टाने जो है वो जैव नहीं है, वो अजैव संसाधन क्योंकि उसमें जान नहीं होती है। इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है? चट्टाने, खनिज, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो एक सौर ऊर्जा है जो नवीकरणीय है, कभी खत्म नहीं होगा। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नदी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? तो इसे नया जलोढ़ को क्या कहा जाता है? तो इसे खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? तो आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। यहाँ मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि लिखा हुआ है आंसर कमेंट बॉक्स में। इतना आप पढ़े और यहाँ तक आए हो तो आपका फर्ज बनता है कि ये जो लिखा है वो सब पूरा करें प्लीज़। चलिए नेक्स्ट, लौह किस प्रकार का संसाधन है? तो लोहा जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो बांगर में ना कंकड़ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सवाल है अब हमारे पास, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो 27%। मतलब मैदानी इलाका कितना है? 27%। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। काली मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के दौरान निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक कर दिया है? तो 33% यानी कि 33% पर। चलिए भैया, भूगोल का चैप्टर 1 समाप्त यहाँ पे होता है और यहाँ पे लिखा हुआ थैंक्स फॉर वाचिंग विजिट अगेन। ठीक है भैया, तो इसको आप ज़रूर कंप्लीट एक्सेप्ट करना, मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा। और इसी के साथ हमारा भूगोल चैप्टर 1 ख़त्म होता है। हाँ, माना ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि कंटेंट भी बहुत ज़्यादा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत ज़्यादा था। आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसका PDF मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से लेना है। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है और इस वीडियो के एंड में अभी स्क्रीन पे एक नंबर शो कर रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ से आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे और PDF भी वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अगले चैप्टर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।